काया की गोली निकल चुकी थी और वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका कंधा पट्टी में बंधा हुआ था, पर उसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी। विवेक उसके बगल में बैठा था, पर उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने काया की तरफ देखा और उसके दिल में जो प्यार पिछली रात जागा था, वह अब गुस्से में बदल गया था। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे कोई और पसंद है। बस मेरा पीछा छोड़ दो। काया की मुस्कान फीकी पड़ी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और विवेक की तरफ देखा। उसकी नजरों में अब कोई शैतानी मजाक नहीं था, बल्कि एक गहरा, भयानक गुस्सा था। तुम क्या कह रहे हो? काया का गुस्सा और उसकी चाल। अगले ही पल काया ने झटके से विवेक की कमीज पकड़ी और उसे बिस्तर पर गिरा दिया। विवेक को कुछ समझ नहीं आया। काया, क्या कर रही हो? पर काया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर के सिरहाने बांध दिया। उसकी कलाइयां बिस्तर के पायों से बंध गईं। विवेक ने छूटने की कोशिश की, पर काया का हाथ लोहे की तरह मजबूत था। मैं तुम्हें समझाऊंगी, विवेक, काया ने उसके कान में फुसफुसाया। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कोई और पसंद है। उसकी आवाज में जहर था। तो फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि तुम किसके हो। उसने अपना हाथ विवेक की शर्ट के नीचे डाला और उसके निजी अंग को जोर से पकड़ लिया। विवेक चीख उठा। काया, छोड़ो! पर काया ने उसे छोड़ा नहीं। उसने उसे और दबाया और विवेक की आंखों में आंसू आ गए, दर्द और शर्म के। तुम मुझसे क्यों भागते हो, विवेक? काया ने उसके होठों को चूसा। मैं तुम्हारी जान बचाती हूं और तुम मुझसे कहते हो कि तुम्हें कोई और पसंद है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं? उसने अपनी उंगलियों को और मजबूती से दबाया और विवेक की चीखें और बढ़ गईं। मुझे छोड़ो, प्लीज! विवेक ने उसके सामने हाथ जोड़ने की कोशिश की, पर उसके हाथ बंधे हुए थे। मुझे माफ कर दो। मैं झूठ बोल रहा था। मुझे कोई और पसंद नहीं है। काया की डेविल स्माइल और विवेक की हार। काया ने धीरे धीरे उसे छोड़ा और उसके होठों पर वही डेविल स्माइल आ गई। अब समझ गए, विवेक? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं तुम्हारी हर बात पर सकती हूं। उसने विवेक के बालों को सहलाया। अगली बार जब तुम मुझसे कहोगे कि तुम प्यार नहीं करते, तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम जीवन भर याद रखोगे। विवेक ने अपनी सांसें संभालीं। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने काया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी भय और लाचारी थी। तुम सच में मुझे पागल कर दोगी, काया? काया ने उसके माथे पर चुम्मा दिया। बस इसीलिए तो मैं तुम्हें चाहती हूं, विवेक, क्योंकि तुम मुझे बदल सकते हो। काया ने विवेक को झटके से उठाया और फिर उसे वापस बिस्तर पर पटक दिया, जैसे कोई अपनी गुड़िया को खिलौने की तरह उछालता है। विवेक हांफता हुआ बिस्तर पर गिरा और काया ने उसके ऊपर झुककर कहा। अब तू बड़ा भारी हो गया है, विवेक। बचपन में तो मैं एक हाथ से तुझे उठा लेती थी। विवेक ने अपनी आंखें नीचे कर लीनू से शर्म और डर दोनों हो रहे थे। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे वह किसी शिकारी से बचना चाहता हो। काया ने मुस्कुराते हुए कहा। तू घबरा क्यों रहा है? मेरे पास आओ। पर इस बार भी विवेक ने मना कर दिया। नहीं, काया, मुझे जाने दे। काया की मुस्कान फीकी पड़ी और उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने विवेक को पकड़ लिया और उसे वापस खींचा। तू मुझसे क्यों भागता है? अब मैं तुझे बताती हूं कि जब मैं कहूं, तब मानना पड़ता है। काया की शर्त 20 मिनट की किस। काया ने विवेक के कान में फुसफुसाया। अब किस मुझे। 20 मिनट की किस। अगर तूने किया, तो मैं तुझे जाने दूंगी। अगर नहीं किया, तो बिना कपड़ों के मेरे पास सोना होगा। समझा? विवेक की आंखें फैल गई। 20 मिनट? और अगर मैं नहीं किया तो? काया ने डेविल स्माइल देकर कहा। तो मैं खुद तेरे कपड़े उतारूंगी और तू मेरे साथ सोएगा, चाहे तुझे कितना भी डर लगे। विवेक ने अपनी सांसें रोक लीं। उसे समझ आ गया कि काया मजाक नहीं कर रही। उसने कांपते होठों से कहा। ठीक है,
मैं करता हूँ। वह काया के होठों के पास गया और धीरे धीरे उसे चूमने लगा, बहुत हल्का, बहुत डरते हुए। काया ने उसे और करीब खींचा, इतना धीरे नहीं, जोर से। काया का आदेश, ब्रा उतारो। किस करते करते काया ने विवेक के कान में फुसफुसाया, अब मेरी ब्रा उतारो। विवेक चौंक गया, काया, यह तो। पर काया ने उसे रोका, मैंने कहा तो कहा, उतारो। विवेक के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे काया की ब्रा के हुक को खोला और उसे उतार दिया। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा पसीने से तर था। काया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आंखें खोलो, मुझे देखो। विवेक ने डरते डरते आंखें खोलीं। उसने काया के नाजुक स्तनों को देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। काया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने पर रखा, महसूस करो विवेक, यह मैं हूं। चेस्ट पर रगड़ौर विवेक की बेचैनी। किस करते समय काया ने अपने कोमल सीने को विवेक की छाती पर रगड़ना शुरू कर दिया, बार बार, हल्के दबाव के साथ। विवेक की हालत बहुत खराब हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके पैर कांपने लगे। वह किस तो कर रहा था, पर उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई थी जिसे वह काबू नहीं कर पा रहा था। काया ने उसे और करीब खींचा और उसकी चेस्ट पर अपनी चेस्ट को दबाया, तुम्हें मजा आ रहा है विवेक? विवेक ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह बस उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए था और उसके होंठ काया के होठों पर थे, मानो वह उसमें डूब रहा हो। 20 मिनट बाद भागने की कोशिश। जब 20 मिनट पूरे हुए तो विवेक ने झटके से काया को छोड़ा और वहां से भागने की कोशिश की, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके कपड़े बिखरे हुए थे, उसके होंठ लाल थे और उसकी सांसें तेज थीं। मैं जा रहा हूं। वह दरवाजे की तरफ भागा और बाहर निकल गया बिना पीछे मुड़े। काया वहां बिस्तर पर बैठी हंस रही थी, हाँ 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 विवेक, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना डरना, इतना भागना और फिर भी इतना प्यारा। उसने अपने होठों को सहलाया, पर मजा आ गया। अगली बार मैं तुम्हें और भी परेशान करूंगी। रात का अंधेरा, वैध धंधे की जड़। रात के अंधेरे में शहर के एक सुनसान गोदाम में एक अवैध मीटिंग हो रही थी। हेरोइन की खेप और हथियारों की तस्करी का यह अड्डा था जहां बड़े-बड़े माफिया अपना कारोबार चलाते थे। पर इस रात कुछ और होने वाला था। अंदर एक क्रूर माफिया जो खुद को ड्रग किंग कहता था, अपने एक कैदी को बेरहमी से पीट रहा था। वह कैदी कोई और नहीं बल्कि आर्यन का एक भरोसेमंद आदमी था जो उसके खिलाफ जासूसी कर रहा था। ड्रग किंग ने उसे पकड़ लिया था और अब उसे मौत की सजा देने वाला था। बता, तेरा मालिक कौन है? उसने कैदी के बाल पकड़कर पूछा। कैदी ने खून से लथपथ होकर कहा, तुम्हें क्या लगता है? मैं बताऊंगा। मेरा मालिक तुमसे 1000 गुना बड़ा है। वह डार्क किंग है और वह जल्द ही तुम्हारा अंत कर देगा। ड्रग किंग ने गुस्से में उसे एक और मुक्का मारा, डार्क किंग, वह तो बस एक अफवाह है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है, और अगर वह है भी तो मुझसे नहीं लड़ सकता। आर्यन की एंट्री, डार्क किंग का रूप। तभी गोदाम का मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर एक काली परछाई दिखाई दी। एक लंबा, घातक आदमी जिसके चेहरे पर काला मास्क था और उसके हाथ में 2 पिस्तौलें थीं। वह आर्यन था, डार्क किंग। उसके पीछे उसके 10-12 आदमी थे जिन्होंने ड्रग किंग के लोगों को घेर लिया। आर्यन ने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा और उसके चेहरे पर वही डेविल स्माइल थी, तुम मुझे अफवाह कहते हो? मैं हूं डार्क किंग और मैंने सुना है कि तुम मेरे आदमी को पीट रहे हो। ड्रग किंग की आंखें फैल गई, तुम डार्क किंग हो? वह पीछे हटा, पर आर्यन ने उसे पकड़ लिया, हाँ, और आज तुम्हें मरना होगा। उसने अपनी पिस्तौल उठाई और ड्रग किंग के सामने रख दी, तुमने मेरे आदमी को मारने की कोशिश की और मेरे धंधे में दखल दिया। अब तुम्हारी जान मेरी है। ड्रग किंग का हमला और आर्यन का बचाव। ड्रग किंग ने अपनी पिस्तौल निकाली
और आर्यन पर गोली चला दी पर आर्यन तेज था। उसने झटके से किनारे हटकर उसे चकमा दिया और अपनी पिस्तौल से उसके हाथ में गोली मार दी। ड्रग किंग चीखकर गिर गया। तुम मुझे नहीं मार सकते। पर आर्यन ने उसके पास आकर कहा, मैं तुम्हें मार सकता हूं, पर मैं नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो और हर रात सोचो कि तुम डार्क किंग से लड़े हो। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, इसे पुलिस के हवाले कर दो और उसकी पूरी खेप को नष्ट कर दो। उसके आदमियों ने ड्रग किंग को उठाया और बाहर ले गए। आर्यन वहां खड़ा था, उसके कपड़ों पर खून के छींटे थे और उसके चेहरे पर वही डेविल स्माइल थी। अब कोई भी मेरे शहर में हेरोइन नहीं बेच सकता, और जो करेगा उसे यही अंजाम भुगतना होगा। रात का अंत। डार्क किंग का संदेश। उस रात पूरे शहर में एक खबर फैली, डार्क किंग ने ड्रग किंग को खत्म कर दिया है। अब कोई भी उसके शहर में हेरोइन या तस्करी नहीं कर सकता। आर्यन अपने घर लौटा और अपने कमरे में आकर बैठ गया। उसके दिमाग में अब भी वह गोली थी और उसकी आंखों में अब भी वही ठंडी चमक थी। यह सिर्फ शुरुआत है राकेश, तुम भी जल्दी ही अपने अंजाम को पहुंचोगे। रात के करीब 2 बज रहे थे। खन्ना मेशन की सारी रोशनियां बुझ चुकी थीं और पूरी हवेली सोई हुई थी सिवाय एक कार के इंजन की आवाज के। आर्यन की काली कार गेट पर रुकी और वह अंदर आया। उसके कदम हल्के थे, पर उसकी आंखों में अब भी उस रात की गोलियों का खौफ था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, उसका खुद का नहीं, बल्कि उसके दुश्मनों का। उसे सबको सोता हुआ पाकर राहत मिली। अच्छा है, किसी को पता नहीं चला। वह सीधे अपने कमरे में गया और बाथरूम में घुसा। उसने शॉवर खोला और अपने कपड़ों को उतारकर एक तरफ रख दिया, उन धब्बों को छिपाने की जल्दी में। गर्म पानी ने उसके थके हुए शरीर को राहत दी, पर उसका दिमाग अब भी उसी जंग में था। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। मैंने ड्रग किंग को खत्म कर दिया, पर यह सिर्फ शुरुआत है। राकेश अब भी बाकी है। उसने गहरी सांस ली और शॉवर से बाहर आ गया, अपने शरीर को तौलिए से पोंछा और बिना कुछ पहने मीरा के पास चला गया। मीरा के पास तनाव को भगाने का तरीका। मीरा गहरी नींद में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी नींद की आवाजें शांत थीं और उसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था। आर्यन उसे देखकर मुस्कुराया। तुम्हें पता नहीं मीरा, तुम मेरी दवा हो। तुम्हारे बिना मैं यह सब नहीं कर सकता। उसने धीरे धीरे मीरा के कपड़े उतारे, बहुत हल्के, बहुत नाजुक, ताकि उसे नींद से न जगाए। मीरा का शरीर चांदनी में खुल गया, उसके कोमल स्तन, उसकी पतली कमर और उसकी गोरी त्वचा। आर्यन ने झुककर उसके बाएं स्तन को अपने मुंह में लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई बच्चा अपनी मां का दूध पीता है। उसने उसे चूसा और धीरे धीरे उसके स्तन को अपनी जीभ से घुमाया। मीरा को नींद में एक हल्का सा एहसास हुआ, पर वह नहीं उठी। आर्यन का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। वह मीरा के स्तन को चूसता रहा और उसका हाथ उसके शरीर पर घूमने लगा, जैसे वह अपनी सारी थकान और तनाव को उसके स्पर्श में बहा देना चाहता हो। उसने फुसफुसाया, तुम मेरी शांति हो मीरा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। नीचे की तरफ खेल और थरथराहट। आर्यन का हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ा। उसने अपनी उंगलियों को मीरा के प्यूबिक हिस्से पर रखा और बहुत हल्के से उसे सहलाने लगा। मीरा ने नींद में करवट बदली और उसके होठों से एक हल्की सिसकी निकली। आर्यन। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सोते सोते भी तुम मुझे बुला रही हो। यही तो मेरी कमजोरी है। उसने अपनी उंगलियों को धीरे धीरे उसकी क्वार्टरियास, नमी, के साथ खेलना शुरू किया, उसे घुमाना, दबाना और हल्का हल्का दबाव डालना। मीरा की सांसें तेज होने लगीं और उसका शरीर थरथराने लगा, जैसे वह किसी सुखद सपने में हो। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके होंठ खुल गए थे और उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल थी। जब मीरा की आंखें खुलीं और आर्यन की धमकी, मीरा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसे कुछ महसूस हो रहा था, कुछ गर्म, कुछ अजीब। पर आर्यन ने उसे फौरन चेतावनी दी, अगर तुमने आंखें खोलीं तो मैं तुम्हें फिर से सुला दूंगा।
लेकिन इस बार तुम्हें पता होगा कि क्या हो रहा है। मीरा ने डरते हुए अपनी आंखें बंद रखीं, और आर्यन ने फिर से उसे सहलाना शुरू किया, इस बार थोड़ा और तेज, और उसकी उंगलियों को अंदर धकेलना शुरू कर दिया। मीरा की सिसकियां और तेज हो गईं, वह रोने लगी, बिल्कुल एक बच्ची की तरह, क्योंकि उसे दर्द और सुख दोनों हो रहे थे। आर्यन ने उसे रोते देखा, और उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी उंगलियों को धीरे धीरे बाहर निकाला, और मीरा को अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, मीरा। बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। उसने उसके माथे पर चुम्मा दिया, और धीरे धीरे उसे ढक दिया। अब सो जाओ, कल फिर से मिलेंगे। आर्यन ने अपनी उंगलियों को मीरा के क्वाटोरियस, निजी अंग, पर फेरना शुरू किया, हल्का हल्का, गोल गोल, जैसे कोई खिलाड़ी अपने खिलौने से खेल रहा हो। मीरा की नींद में तड़प बरने लगी, वह करवट बदलती, सिसकती, पर उसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही उसकी पलकें हिलने लगीं, आर्यन ने उसे धीरे से सुला दिया। चुप रहो, मीरा, अभी सो जाओ। और जब वह फिर से सो जाती, वह फिर से अपनी चाल शुरू कर देता। फिर अचानक उसने अपनी 2 अंगुलियों को मीरा के अंदर धकेल दिया, एक झटके के साथ, बिना किसी चेतावनी के। मीरा नींद में ही चीख उठी, और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे कोई बच्चा रोता है जिसे कोई दर्द हो रहा हो। आर्यन, क्या? वह बड़बड़ाई, पर आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, और उसे दबाकर रखा। चुप रहो, अब सो जाओ। उसने मीरा को अपनी छाती से लगा लिया, और धीरे धीरे उसके शरीर को शांत किया। जब मीरा की सांसें सामान्य हुईं, और वह फिर से सो गई, तो आर्यन ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, और वह उसी तरह सो गया। उसकी बाहें मीरा के चारों तरफ थीं, और उसके होठों पर वही संतुष्ट मुस्कान थी। रात का अंत, एक नई सुबह। सुबह हुई, और मीरा ने अपनी आंखें खोलीं। उसे अपने शरीर में अजीब सा दर्द महसूस हुआ, और उसने आर्यन को अपने बगल में पाया, जो गहरी नींद में था। उसने धीरे से उसे देखा, और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम आ गए। उसने आर्यन के बालों को सहलाया, और फुसफुसाया। कल रात क्या हुआ मुझे याद नहीं, पर मुझे पता है कि तुम मेरे साथ थे। आर्यन ने आंखें खोलीं। अगली सुबह खन्ना मेशन की डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा था। नाश्ते की खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई थी, पर सबकी नजरें मीरा पर थीं। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठी थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो कल नहीं थी। उसके गाल थोड़े गुलाबी थे, और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर रही थी। सबसे पहले कोमल, रघुवीर की पत्नी, ने मीरा को देखा, और मुस्कुराते हुए कहा। अरे, आज मीरा में कुछ अलग बात है। चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। विवान की मां नू, जो रघुवीर की पत्नी है और विवान की मां है, ने भी मीरा को घूरा, और हंसते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल। कल तक तो वह डरी सहमी रहती थी, और आज तो मानो कोई दूसरी ही लड़की है। अन्या ने भी मीरा की तरफ देखा, और उसकी आंखें चमक उठीं। भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। क्या बात है? कोई खुशखबरी? सब हंसने लगे, और मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया, और धीरे से बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पर सबको पता था कि कुछ तो है। शायद आर्यन के साथ उसकी रात ने उसे बदल दिया था, या शायद उसे कुछ और हुआ था। राघव की चिंता और उनका फैसला। सब हंस रहे थे, पर राघव जी चुप थे। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता थी, और वे बार बार मीरा और आर्यन को देख रहे थे। उन्होंने अपनी प्लेट नीचे रखी, और सबको देखते हुए कहा। एक बात कहनी है। जितनी जल्दी हो सके मीरा और आर्यन की शादी करानी होगी। सब चौंक गए। कोमल ने पूछा। पर उनकी शादी तो हो चुकी है। राघव जी ने सिर हिलाया। नहीं, वह नकली थी। असली शादी अभी तक नहीं हुई है, और हमें उसे कराना ही होगा, वरना मीरा के पिता को पता चल गया कि उनकी बेटी की ऐसी शादी हुई है, तो वे कभी माफ नहीं करेंगे। और आर्यन की कोई गारंटी नहीं है कि अगर उन्हें पता नहीं चला तो वह क्या करेगा। उन्होंने गहरी सांस ली।
मीरा के पिता को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता है। और मुझे डर है कि अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी बेटी एक ऐसे आदमी से शादी कर रही है जो नकली शादी कर रहा है, तो वे उसे वापस ले जाएंगे और आर्यन को उससे दूर करना पड़ेगा। राघव जी ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन, मैं जानता हूं कि तुम मीरा से प्यार करते हो, पर अगर तुम्हारी ससुराल वालों ने यह सच जान लिया तो तुम्हें मीरा से दूर करना पड़ेगा, चाहे मुझे कितना भी बुरा लगे। आर्यन की मुस्कान और उसका जवाब। आर्यन ने अपने पिता को सुना और फिर अपनी चाय का घूंट पिया। उसने मीरा की तरफ देखा और उसके चेहरे पर वही डेविल स्माइल थी। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैंने सब प्लान कर लिया है। मीरा के पिता को पता चलेगा कि उनकी बेटी की शादी खन्ना परिवार के बड़े बेटे से हुई है और वह शादी पूरी रस्मों के साथ होगी। और अगर उन्होंने मुझे नहीं चुना तो मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा कि वे मुझे चुने। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा। मीरा मेरी है और मैं उसे किसी को नहीं देने वाला, चाहे उसके पिता हों या कोई और, मैं उसे अपनी बीवी बनाकर रहूंगा। और अगर मुझे उसे दूर करना पड़ा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बुलंदी थी जो किसी माफिया की नहीं बल्कि एक प्यार करने वाले इंसान की थी। सुबह की धूप में खन्ना मेशन के बाहर कार खड़ी थी। कबीर और विवेक दोनों हैप्पी सिया को कॉलेज ले जाने के लिए आए थे। पर जैसे ही हैप्पी बाहर आई, दोनों भाइयों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। कबीर ने एक हाथ, विवेक ने दूसरा। हैप्पी, मेरे साथ चलो, कबीर ने उसे खींचा। नहीं, मेरे साथ, विवेक ने दूसरी तरफ खींचा। हैप्पी, सिया बीच में फंस गई। उसकी बाहें दोनों तरफ खींच रही थीं और वह चीख पड़ी। अरे, मुझे छोड़ो, मैं खुद चलूंगी। पर दोनों भाई उसकी बात नहीं सुन रहे थे। उनकी नजरें एक दूसरे पर टिकी थीं और उनकी खींचतान जारी थी। हैप्पी ने घर के अंदर देखा और मदद के लिए चिल्लाई। कोई मेरी मदद करो, ये दोनों मुझे पागल कर रहे हैं। पर सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। घर वालों की प्रतिक्रिया। कोमल जी ने गायत्री जी की तरफ देखा और हंसते हुए कहा। ये दोनों लड़के हैं और एक लड़के के लिए इतना इंटरेस्ट, क्या बात है? गायत्री जी ने अपना सिर हिलाया। मुझे तो समझ नहीं आता, मेरे बेटे को तो कोई लड़का पसंद हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं दोनों के कान के नीचे लगाऊंगी। वे दोनों हंस पड़ीं और बाकी सब भी मुस्कुरा रहे थे। सबको यह दृश्य बहुत अजीब लग रहा था, पर कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। अन्या बीच में आई और उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी हैप्पी, पर बदले में क्या मिलेगा? हैप्पी ने घबराते हुए कहा। कुछ भी, बस मुझे इनसे बचाओ। अन्या ने एक डेविलिश स्माइल दी और झटके से हैप्पी को कबीर और विवेक के चंगुल से छुड़ा लिया। मैं ले गई हैप्पी को और वह हैप्पी का हाथ पकड़कर कार की तरफ भागी जैसे कोई दुल्हन लेकर भाग रही हो। अन्या की शैतानी कार में भागना। कबीर और विवेक ने अन्या को पकड़ने की कोशिश की, पर अन्या पहले ही हैप्पी को कार में बिठा चुकी थी और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गई। उसने खिड़की से बाहर निकलकर कबीर और विवेक की तरफ जीभ निकाली। बाय बाय, मैं हैप्पी को कॉलेज ले जा रही हूं। कबीर और विवेक उसके पीछे भागे, पर कार तेजी से निकल गई। गायत्री जी ने यह सब देखा और हंसते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, यही होगा। अन्या ने तो इन तीनों भाइयों को पछाड़ दिया। कोमल जी ने भी कहा। बहुत अच्छा, अब इन तीनों ने मिलकर इसे बिगाड़ा है, तो अब देखते हैं कि यह क्या करती है। और सब हंसने लगे। कार में हैप्पी की बेचैनी। हैप्पी, सिया ने कार में बैठकर थोड़ी राहत की सांस ली। कबीर और विवेक से तो बच गई, पर उसे नहीं पता था कि अन्या के साथ उसकी मुसीबत अभी शुरू हुई थी। अन्या ने कार स्टार्ट की और अगले ही पल उसने अपनी हेवी ड्राइविंग शुरू कर दी। गाड़ी को ऐसे उड़ाया जैसे वह कोई रेसिंग कार हो। हैप्पी का दिल मुंह को आ गया। उसने सीट बेल्ट पकड़ी और चीख पड़ी। अन्या, धीरे चला, मैं मर जाऊंगी। पर अन्या ने उसकी बात नहीं सुनी। वह गाड़ी को ऐसे मोड़ रही थी जैसे कोई एक्शन फिल्म का हीरो हो।
उसने एक दुकान के सामने से गाड़ी निकाली तो दुकानदार चीख उठा डैश, अरे यह क्या है? अन्या ने मुस्कुराते हुए कहा डैश, बस थोड़ा सा मजाक। हैप्पी की हालत बहुत खराब हो गई, उसकी आंखें बंद थीं और वह अपनी जान बचाने के लिए अन्या से भीख मांग रही थी डैश, प्लीज अन्या मुझे नीचे उतार, मैं अपनी जान गंवा बैठूंगी। पर अन्या ने उसके मुंह पर पट्टी लगा दी डैश, चुप रहो, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कॉलेज ले जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हैप्पी ने अपनी मौत की तस्वीर देख ली थी। वह बैठी बैठी सलाम देने की एक्शन करने लगी जैसे कोई सैनिक अपनी आखिरी सांस ले रहा हो डैश, अलविदा दुनिया, मुझे माफ कर देना। उसकी यह हरकत इतनी मजेदार थी कि अन्या भी हंस पड़ी, पर उसने गाड़ी नहीं रोकी। अपार्टमेंट के पास रुकना। आखिरकार अन्या ने एक बड़े अपार्टमेंट के पास कार रोकी। वह गाड़ी से उतरी और एक फोन किया डैश, क्या खबर है? वह लड़का यही रहता है न? दूसरी तरफ से आवाज आई डैश, हाँ मैडम। अन्या ने मुस्कुराते हुए फोन रखा और हैप्पी को कार से बाहर निकाला डैश, चलो अब तुम मेरे साथ चलोगी। हैप्पी ने उस अपार्टमेंट को देखा और उसे याद आया यह तो उसके भाई का पर्सनल अपार्टमेंट था। उसका भाई जो बहुत गुस्सैल था यहाँ रहता था। हैप्पी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा डैश, नहीं यहाँ नहीं, मुझे यहाँ नहीं ले जा सकती। वह पीछे मुड़ी और भागने की कोशिश करने लगी, पर अन्या ने उसे उसकी हुडी से पकड़ लिया डैश, कहाँ जा रही हो? तुमने वादा किया था कि मेरी हर बात मानोगी, अब चलो।